अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने इस्मत चुग़ताई के बारे में बात करेंगे। उर्दू ज़ुबान व अदब को जिन शख्सियतों ने माला माल किया है और अपनी बेशबहा तख्लीक़ात से उर्दू अदब के सरमाये में गिरा कदर इजाफ़ा किया है, उनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन की भी रही है। यानी निसाइयत और औरतों का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। ख़वातीन ने नसरी असनाफ में भी बतौर ख़ास तबा आज़माई की है। नसरी असनाफ में भी बतौर ख़ास तबा आज़माई की है, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जिनमें अफसाना भी शामिल है और ये अफसाना उनका ख़ास मैदान अमल रहा है। ऐसी ही ख़वातीन अफसाना निगारों में एक अहम अफसाना निगार इस्मत चुग़ताई का है। एक अहम नाम इस्मत चुग़ताई का लिया जाता है, इस्मत चुग़ताई का है। इसके बारे में हम पूरी तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। किस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उनके बायोग्राफी को और फिर जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी यहाँ पर समझते हैं। तो शुरू करते हैं। इस्मत चुग़ताई का तारुफ। इस्मत खानम चुग़ताई उर्फ चुन्नी बेगम अदबी हल्के में इस्मत चुग़ताई के नाम से मशहूर हुई। यहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा कि इस्मत चुग़ताई का उर्फ क्या है, तो चुन्नी बेगम है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है चुन्नी बेगम किस नाम से मशहूर हुई हैं, तो इस्मत चुग़ताई के नाम से। 21 अक्टूबर 1915 ईस्वी को बदायूं में पैदा हुई। तो यहाँ पे शहर का भी नाम दे दिया है कि इस्मत चुग़ताई बदायूं में पैदा हुई हैं 21 अगस्त 1915 को। और 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी को बम्बई में इस दुनिया से रुखसत हो गई और वो जहाँ पर वफात पाई हैं उस जगह का नाम है बम्बई। यानी बम्बई शहर में आपकी वफात हुई है 24 अक्टूबर 1991 ईस्वी को। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा क़सीम बैग चुग़ताई और माँ का नाम नुसरत खानम था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इस्मत चुग़ताई के वालिद का नाम क्या था, तो मिर्ज़ा क़सीम बैग चुग़ताई था और माँ का नाम नुसरत खानम था। नाना मिर्ज़ा ओमराव अली मशहूर नॉवेल निगार थे। यानी इनका नाना इस्मत चुग़ताई का वो क्या थे, नॉवेल निगार थे और इस नाम से यानी ओमराव अली के नाम से मशहूर थे। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इस्मत चुग़ताई का नाना किस सिन्फ में मशहूर हुए थे, तो नॉवेल में उनकी शोहरत हुई थी। इस्मत के वालिदैन कसीरुल अयाल थे, यानी उनके वालिदैन बहुत ही उनके पास यानी बच्चे थे, तो उन्हीं के बारे में कहा कसीरुल अयाल थे। उनकी 12 औलादें हुई थी। इसी चीज को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि कितनी औलादें, 12 औलादें हुई थी, जिनमें 2 का इंतकाल बचपन ही में हो गया था। बाकी 10 औलादें जिनमें 6 लड़के और 4 लड़कियां थीं ता हयात वालिदैन जिंदा रहीं। यानी 2 का इंतकाल हुआ और 10 बच्चे उनके जब तक वालिदैन जिंदा थे तब तक वो जिंदा रहे। उनमें तादाद भी बताया कि 6 लड़के थे उनमें और 4 ही लड़कियां थीं। अब उन सब के कुछ लोगों के नाम भी यहाँ पर बता रहे हैं कि उनमें रिफात खानम, उसके बाद है नसीम बैग, अजीम बैग, फरहत खानम, अजमत खानम, वसीम बैग, शमीम बैग, इस्मत खानम वगैरह के अस्माए गिरामी काबिल ज़िक्र हैं। यानी ये वो नाम हैं जो किसी न किसी एंगल से अदब की तरवीज और इशाअत में हिस्सा लिया है और इनका नाम अब तक बाकी है। बलिहाज़ तरतीब इस्मत चुग़ताई 10वें नंबर पर थी, यानी सबसे छोटी घर में इस्मत चुग़ताई थी। इस्मत चुग़ताई की इब्तदाई तालीम आगरा में हुई। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इस्मत चुग़ताई की बेसिक एजुकेशन कहाँ हुई है, तो वो आगरा में हुई है। बचपन जोधपुर में गुजरा।
ان کا بچپنا جو ہے وہ جودھپور کے علاقے میں گزرا ہے، جودھپور میں گزرا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے عبداللہ گرلز کالج سے ہائی اسکول اور ایف اے پاس کیا۔ کہاں سے انہوں نے ایف اے اور ہائی اسکول پاس کیا ہے؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے عبداللہ گرلز کالج سے۔ اس زمانے میں وہاں ایف اے یعنی انٹر تک لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انٹر تک تھا، لہٰذا عصمت نے لکھنؤ سے بی اے، یعنی اب جب تعلیم ان کی وہاں پر انٹر تک مکمل ہو گئی تو عصمت کہاں چلی گئیں؟ لکھنؤ چلی گئیں، اور لکھنؤ سے بی اے اور پھر علی گڑھ سے بی ٹی کیا۔ بی اے کرنے کے بعد پھر علی گڑھ واپس آئیں اور وہاں سے انہوں نے بی ٹی کیا۔ 1937 عیسوی میں اسلامیہ گرلز اسکول بریلی میں ہیڈ مسٹریس ہوئیں۔ ہیڈ مسٹریس کہاں پر ہوئی ہیں؟ اسلامیہ گرلز کالج بریلی اسکول بریلی میں۔ کب؟ 1937 عیسوی میں۔ 1914 عیسوی میں انسپیکٹر آف اسکول کی حیثیت سے بمبئی پہنچی۔ 1914 عیسوی میں وہ انسپیکٹر آف اسکول کی حیثیت سے بمبئی پہنچی۔ 2 مئی 1942 عیسوی کو شاہد لطیف سے عصمت چغتائی کی شادی ہوئی، جن سے 2 بیٹیاں سیما اور منی پیدا ہوئیں۔ یہ ان کے 2 بیٹیوں کے نام ہیں۔ عصمت بچپن سے ضدی اور ہٹیلی ہونے کی وجہ سے اپنے فطری رجحان کے مطابق کام کرنے کی عادی تھیں۔ بچپن سے وہ بہت زیادہ ضدی تھیں اور اپنے فطری رجحان کے مطابق ہی وہ کام کرنے کی عادی تھیں۔ وہ اپنی بڑی بہنوں سے مزاج اور رویے میں مختلف تھیں۔ جو ان کی بڑی بہنیں تھیں ان کا مزاج الگ تھا اور رویہ جو سلوک ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ بے باک اور منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ ان کے مستقبل کے بارے میں ہمیشہ تشویش میں مبتلا رہے، یعنی وہ سوچ بچار ہی میں رہے کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ والد کی بے حد چہیتی، ہر طرح کے کھیل کود میں بغیر جھجک حصہ لینے کی وجہ سے ان میں بے تکلفی پیدا ہوتی چلی گئی تھی۔ بعد میں خود سری، ضدی اور باغیانہ رویے کی شکل اختیار کر لی۔ اس باغیانہ رویے نے ان میں انسانی حقوق، خاص طور پر نسوانی حقوق کا احساس بیدار کیا، یعنی انہی رویوں نے ان کے اندر نسوانی حقوق کا احساس جو ہے زندہ کیا ہے، تازہ کیا ہے، جس کا اظہار وہ ہمیشہ اپنی تحریروں میں کرتی رہیں۔ آپ یہاں پر جان چکے ہیں، آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے وہ کھیل کود کن کے ساتھ کرتے تھے؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کا مزاج کیسا تھا، یا پھر ان کے مزاج کی وجہ سے اس کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ یہ سب سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ انہوں نے باغیانہ رویے کی وجہ سے کس طرح کے حقوق کی بات کی اور انسانی حقوق میں بھی وہ ان کے اندر کون سا احساس بیدار ہوا، یہ سب سوالات ہیں۔ اور ان کی تحریروں میں کس چیز کا اظہار زیادہ ملتا ہے؟ عصمت چغتائی کا خاندان تعلیم یافتہ تھا، یعنی آپ جو ہے ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتی تھیں۔ ان کے والد بی اے کرنے کے بعد ڈپٹی کلکٹر ہو گئے۔ ان کے والد بی اے کرنے کے بعد ہی ڈپٹی کلکٹر ہو گئے تھے۔ وہ جج کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ ان کے والد جج کے پروفیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ وہ نہ صرف تعلیم یافتہ تھے بلکہ روشن خیال بھی تھے۔ ان کے والد صرف تعلیم یافتہ نہیں تھے بلکہ روشن خیال تھے، کھلے مزاج کے تھے۔ انہوں نے تمام بچوں کو انگریزی تعلیم دلوائی۔ یہی وجہ ہے کہ عصمت کو مطالعے کا شوق ورثے میں ملا تھا۔ روسی، فرانسیسی اور انگریزی ادب کو ذوق و شوق سے پڑھتی تھیں۔ ہندوستانی ادیبوں میں وہ پریم چند، رشید جہاں، اقبال اور ٹیگور سے بے حد متاثر تھیں۔ عصمت چغتائی نے اپنے 52 سالہ ادبی سفر میں ناولٹ، افسانہ، ڈرامے، خاکے، رپورتاژ اور خود نوشت و سوانحی مضامین لکھے۔ ان کی پہلی مطبوعہ تحریر 1938 عیسوی میں ڈرامے کی شکل میں منظر عام پر آئی۔ یہاں پر اب سوال ہو سکتا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ان کی پہلی مطبوعہ تحریر کب شائع ہوئی اور کس صنف سے متعلق تھی؟
तो 1938 ईस्वी में और ड्रामे से मुताल्लिक थी। पहला मतबूआ अफसाना काफिर और पहला मतबूआ नॉवेल जिद्दी है। अब यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा उनका पहला मतबूआ अफसाना कौन सा है, उनका पहला मतबूआ नॉवेल कौन सा है। उनकी पहली फिल्म छेड़छाड़, जिसके प्रोड्यूसर के आसिफ थे। अब यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस्मत चुगताई की पहली फिल्म का नाम क्या था और उसके प्रोड्यूसर कौन थे। एक और फिल्म गर्म हवा की कहानी लिखने पर उन्हें बेहतरीन कहानी नवीस का एवार्ड मिला। अब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि बेहतरीन कहानी नवीस का एवार्ड कौन सी कहानी पर मिला है, गर्म हवा या फिर कौन सी ऐसी फिल्म लिखी थी जिस पर उन्हें बेहतरीन कहानी नवीस का एवार्ड मिला। 1942 ईस्वी में उन पर लिहाफ अफसाना के लिए फहाशी का इल्जाम लगाया गया और मुकदमा चला। उन्हें उनकी जिंदगी में ही पद्मश्री 1976 ईस्वी, गालिब अवार्ड 1975 ईस्वी, मखदूम लिटरेरी अवार्ड 1981 ईस्वी, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1975 ईस्वी और इकबाल सम्मान 1989 ईस्वी से सरफराज किया गया। यहाँ पर जो जो अवार्ड उन्हें मिले हैं उसका सन लिखा हुआ है, उन सनों में उनको अवार्ड मिला है। कुछ सवालात हम आपके लिए छोड़े जाते हैं, आप उनका जरूर जवाब दीजिए। पहले सवाल सुन लीजिए। खातून अफसाना निगार इस्मत चुगताई की शख्सियत और फन को जानना, ये एक मकसद था जो हमने यहाँ पर सीखा है। अफसाने का तज्जिया करना भी हम सीखेंगे, इसी तरह से उर्दू अदब से दिलचस्पी पैदा करना। यहाँ पर हमने जो सीखा है वो सवाल इस तरह से आपके लिए हम छोड़ते हैं। इस्मत के नाना किस सिन्फ के कलमकार थे? इस्मत किस शायर से बेहद मुतासिर थीं? किस अफसाना के लिए उन पर मुकदमा चला? इस्मत के पहले नॉवेल का नाम क्या है? आपके लिए हमने ये 4 सवालात छोड़े हैं, इन 4 का जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हम आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन सवालात के साथ आपके सामने आ सकें और हम आपको गाइड अच्छी तरह से कर सकें। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।